ठीक है, अपन देख रहे थे डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोडक्शन इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पहली डिफिकल्टी आती है ड्यू टू डिफरेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पहली डिफिकल्टीज किसके कारण आए? ड्यू टू डिफरेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो उसमें नोट करिएगा, हेडिंग डाल लो साइड में। उसमें लिखिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट में डिफरेंस होने के कारण आइडेंटिकल सिटी यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए सिटी का टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो का इन्वर्ट रखते हैं। सीटी का टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो का इन्वर्ट रखते हैं, अर्थात प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी, प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ पायलट वायर आइदर साइड ऑफ रिले, ये तो पता है सबको। इसके लिए क्या करते हैं हम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, आरबी लगाते हैं, है ना। ठीक, उसमें नोट कर लीजिए एक लाइन, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए करंट बैलेंसिंग रजिस्टर आरबी कनेक्ट करते हैं। करंट बैलेंसिंग रजिस्टर आरबी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ड्यू टू फेज डिफरेंस इन, ऐसे लिखते हैं नहीं तो ड्यू टू, एक मिनट रुक जाओ, ड्यू टू 30 डिग्री फेज डिफरेंस इन voltages of three phase
ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी आती है ड्यू टू 30 डिग्री फेज डिफरेंस इन वोल्टेजेस ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक, डालिए हेडिंग, उसमें लिखिए ट्रांसफॉर्मर की, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी यूज करने के, प्रॉपर टर्न रेशियो की सीटी यूज करने के पश्चात, आफ्टर भी, पश्चात भी, आफ्टर भी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में 30 डिग्री फेज डिफरेंस होने के कारण, 30 डिग्री फेज डिफरेंस होने के कारण डिफरेंशियल करंट रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से, डिफरेंशियल करंट रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होती है। इससे रिले का ऑपरेशन, इससे रिले का ऑपरेशन अनरिलायबल हो जाता है, इससे रिले का ऑपरेशन अनरिलायबल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट किए, पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ट्रांसफॉर्मर में सीटी का कनेक्शन इन्वर्ट करते हैं, अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर की स्टार वाइंडिंग में डेल्टा सिटी एंड स्टार वाइंडिंग में, सॉरी स्टार पहले लिखे थे ना, एंड डेल्टा वाइंडिंग में, एंड डेल्टा वाइंडिंग में स्टार सिटी का यूज करते हैं। तो जैसे कि पावर ट्रांसफॉर्मर है, ये उसकी प्राइमरी है, ठीक है, और ये उसकी क्या है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो प्राइमरी जो है और ये सेकेंडरी है, और ये है सीटी कनेक्शन, सीटी कनेक्शन इन प्राइमरी एंड इन सेकेंडरी। तो यदि हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है वो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, तो प्राइमरी कैसी है, स्टार है, ठीक है, तो सीटी कैसी लगाओगे, डेल्टा, और सेकेंडरी कैसी है, डेल्टा है, तो उसमें सीटी कनेक्शन कैसा लगोगे, स्टार करोगे। ठीक है, यदि ये डेल्टा स्टार है तो सीटी कैसी लगाओगे, स्टार डेल्टा लगाओगे। यदि ये यहाँ पे स्टार स्टार है तो सीटी कैसी लगाओगे, डेल्टा डेल्टा लगाओगे। और यदि यहाँ पे डेल्टा डेल्टा है तो सीटी कैसी लगाओगे, स्टार स्टार लगाओगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डालिए, ड्यू टू टेप चेंजिंग,
ड्यू टू टेप चेंजिंग। उसमें लिखिए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर की टेपिंग को चेंज करने पर, ट्रांसफॉर्मर की टेपिंग को चेंज करने पर उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट का रेशियो सेटिंग वैल्यू से चेंज हो जाता है, सेटिंग वैल्यू से चेंज हो जाता है। इससे डिफरेंशियल करंट, इससे डिफरेंशियल करंट रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होती है। इससे डिफरेंशियल करंट रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंजर क्लिक किए। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बायस्ड या परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, बायस्ड या परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का यूज करते हैं। मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट, ठीक, उसमें लिखिए सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद, सभी कंडीशंस को जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, इन सभी कंडीशन को हमने क्या कर लिया है, सेटिस्फाई कर लिया है। तो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ट्रांसफॉर्मर को स्विचिंग करने पर, ट्रांसफॉर्मर को स्विचिंग करने पर उसकी प्राइमरी में, ट्रांसफॉर्मर को स्विचिंग करने पर उसकी प्राइमरी में मैग्नेटाइजिंग करंट इनरश होती है। यह फुल लोड करंट का 8 to 10 टाइम्स, यह फुल लोड करंट का 8 to 10 टाइम्स ग्रेटर होती है। और इसमें हार्मोनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और इसमें हार्मोनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इससे रिले कॉइल में डिफरेंशियल करंट फ्लो होती है और वह ऑपरेट हो जाती है। पैराग्राफ चेंजर क्लिक किए। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए
फर्स्ट लिखिए लार्ज करंट सेटिंग की रिले का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, या मतलब सेकंड पॉइंट में, या रिले के ऑपरेटिंग टाइम, रिले के ऑपरेटिंग टाइम को इंक्रीज करते हैं। मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट के रिड्यूस्ड होने के टाइम तक, मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट के रिड्यूस्ड होने के टाइम तक रिले का ऑपरेटिंग टाइम सेट करते हैं। रिले का ऑपरेटिंग टाइम सेट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, रिले के ऑपरेटिंग टाइम को बढ़ा दिया, है ना। रिले का ऑपरेटिंग टाइम हमने कहां तक सेट कर दिया, जब तक कि मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट रिड्यूस्ड होगी तब तक रिले ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है, तो अब रिले का फिर ऑपरेशन वहां पे, फॉल्स ऑपरेशन वहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट ये थर्ड पॉइंट, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले, हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले का यूज करते हैं। हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए। तो ये सब डिफिकल्टीज थी और इन सभी डिफिकल्टीज को क्या किया हमने, इस तरह से ओवरकम कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं, है ना। मस्ट प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हेडिंग डाल लीजिए हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले का यूज करते हैं। यह लो करंट सेटिंग, यह लो करंट सेटिंग की ओवर करंट रिले है, की ओवर करंट रिले है। यह एक हाई स्पीड रिले है, यह एक हाई स्पीड रिले है। इसमें मैग्नेटाइजिंग एंड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ करंट, इसमें मैग्नेटाइजिंग एंड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ करंट रीस्ट्रेनिंग टॉर्क, रीस्ट्रेनिंग टॉर्क
प्रोड्यूस्ड करने के लिए यूज करते हैं एंड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट एंड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड करने के लिए यूज करते हैं, ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे एक होता है कोर बैलेंस प्रोटेक्शन, इसमें होता है कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन। हो गया, नोट कर लिए। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रोटेक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये भी क्या है, यहाँ पे बैलेंस प्रोटेक्शन है ना। बैलेंस प्रोटेक्शन यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस प्रकार से कोर है। अब इस कोर से क्या करेगा, तीनों फेज वायर जाएगा। अब आपको लगेगा तीनों फेज वायर कैसे आएंगे, तो जैसे कि 3 कोर केबल होती है, ऐसा ऐसा केबल होती है 3 कोर, है ना, RYB। तो हम क्या करेंगे, 3 कोर केबल के कनेक्शंस को, पूरी केबल को इस कोर के अंदर से क्या करेंगे, पास कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, यहाँ पे आयरन कोर होती है। तो इस आयरन कोर से हम क्या करेंगे, RYB तीनों फेज वायर को आयरन कोर से पास कर देंगे। ठीक है, अब इस आयरन कोर मतलब जैसे सिटी है, सिटी कैसे किसकी बनी होती है, आयरन कोर होती है। तो सिमिलरली ये आयरन कोर मान लीजिए सिटी हो गई। ठीक है, अब इस पे हमने क्या कर दिया है, एक कॉइल को वाउंड कर दिया है। ठीक है, जैसे सिटी की प्राइमरी क्या होती है, ठीक है, लाइन कंडक्टर, और सिटी पे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वाउंड करते हैं, और सिटी की सेकेंडरी को हम किससे कनेक्ट करते हैं, रिले कॉइल से कनेक्ट करते हैं। तो वैसे ही एक अरेंजमेंट यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, कि ये यहाँ पे आयरन की कोर है, और इस कोर से हमने RYB तीनों फेज वायर को पास कर दिया है, और उस आयरन की कोर पर हमने एक कॉइल को वाउंड कर दिया, और उस कॉइल से हमने रिले कॉइल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो यूज करते हैं, इसका यूज किसके लिए करते हैं, कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन है। तो ये हमको अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कोर बैलेंस अर्थ लीकेज बोल सकते हो, उसको अर्थ लीकेज बोल सकते हो। ठीक है, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन बोल सकते हो।
तो यदि हम देखें कि ये हमको किससे प्रोटेक्शन देती है, केवल अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है, फेस टू फेस फॉल्ट से ये प्रोटेक्शन नहीं देगी। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे जो तीनों करंट आ रही हैं, आई आर, आई वाई और आई बी, हमको पता है कि हमारा सिस्टम कैसा है, थ्री फेज बैलेंस सिस्टम है। अब थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में किसी भी इंस्टेंट पर आई आर, आई वाई, आई बी, इनका वेक्टर सम क्या होता है, जीरो होता है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में यहाँ पर इन तीनों करंट का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। तो जब जीरो होगा तो इस कोर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है, उस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जब फ्लक्स जीरो होगी तो इससे फ्लक्स लिंकेजेस जीरो होगा, तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, रिले कॉइल में करंट फ्लो नहीं होगी। अब यदि यहाँ पे क्या होता है, फेज टू फेज फॉल्ट हो जाता है, तो फेज टू फेज फॉल्ट होने पे क्या होता है, अभी भी जितनी इनकमिंग करंट यहाँ पे आएगी उतनी ही क्या होगी, आउटगोइंग करंट होगी। ठीक है, यानी कि इन तीनों फेज की करंट का वेक्टर सम अभी भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अभी भी वहां पे कोई मिसमैच नहीं आएगा। लेकिन ये तो इसलिए ये फेज टू फेज फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। यदि मान लीजिए कोई क्या हो जाता है, यहाँ पे अर्थ फॉल्ट हो जाता है, तो अब मिसमैच आ जाएगा कि जितनी करंट यहां से आएगी वो इन दोनों वायर से रिटर्न नहीं होगी। बात समझ आ रही है ना। थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, न्यूट्रल तो होता नहीं है ना। थ्री फेज सिस्टम में करंट इनकमिंग आउटगोइंग कैसे होती है, तो जो मोस्ट पॉजिटिव साइकिल होती है, ठीक है, थ्री फेज में क्या होता है कि जैसे ये अपना आर फेज है, मान लो ये आई आर है, इससे फिर 120 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है। तो 120 डिग्री फेज डिफरेंस पे ये अपना आई भी होता है, तो वाई मान लो इसको, और ये क्या होता है यहाँ पे, फिर ये बी होता है। तो इस प्रकार से हमारी जो साइकिल होती है वो इस प्रकार से होती है। तो जो मोस्ट पॉजिटिव है उससे करंट क्या होती है, आउट होती है या इन हो रही है। मान लो मोस्ट पॉजिटिव से करंट क्या हो रही है, इन हो रही है। तो जब इससे इन होती है तो इस समय जो निगेटिव होते हैं, जैसे कि ये निगेटिव है, ठीक है, और इस समय ये निगेटिव है, कौन निगेटिव है, आर और वाई, तो उनसे करंट क्या होती है, आउट होती है ना। यदि इससे इन हो रही है, जो मोस्ट पॉजिटिव उससे इन होगी, तो बाकी दोनों से क्या होगी, आउट होगी। ठीक है, जो हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे ना उस समय बहुत अच्छे से समझ में आएगा थ्री फेज रेक्टिफायर में। तो इससे इन होगी तो इनसे क्या होगी, आउट होगी। तो अभी भी हम देखेंगे कि अर्थ फॉल्ट होने पे जितनी करंट यहां से आएगी उतनी इन दोनों से वापस नहीं जा पाएगी। ठीक है, क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस करंट का कुछ भाग कहां चले जाएगा, अर्थ में चले जाएगा। तो अब इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो वेक्टर सम जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, अब इनमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो उस डिफरेंस के कारण इसमें क्या होगी, अब फ्लक्स सेटअप हो जाएगी। ठीक है, तो जब फ्लक्स सेटअप होगी तो इसमें फ्लक्स लिंकेजेस होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, उसके कारण रिले कॉइल में करंट सर्कुलेट होगी और रिले वहां पे ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कोर बैलेंस प्रोटेक्शन कि यहाँ पे इन तीनों करंट का बैलेंस होना कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करता है, और यदि अनबैलेंस कंडीशन आती है तो कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होती है और रिले क्या होती है, ऑपरेट। तो ये केवल किससे प्रोटेक्शन दे सकती है, अर्थ लीकेज या अर्थ फॉल्ट से हमको प्रोटेक्शन दे सकती है। आई बात समझ में, उसमें नोट करिएगा यह एक लो करंट सेटिंग, यह एक लो करंट सेटिंग की ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले होती है। ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले होती है। यह एक लो करंट सेटिंग की ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले होती है, जो ट्रांसफॉर्मर को केवल अर्थ फॉल्ट या अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
फेस टू फेस फॉल्ट से यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट के बैलेंस ऑपरेटिंग कंडीशन में तीनों लाइन करंट का वेक्टर सम 0 होता है। इससे आयरन कोर की फ्लक्स 0, आयरन कोर की फ्लक्स 0 होती है और रिले ऑपरेट नहीं होती है, और रिले ऑपरेट नहीं होती है। ठीक है, एक होती है उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। तो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले का मतलब क्या है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, किसके लिए? ओनली फॉर अर्थ फॉल्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी फेस टू फेस फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं देगी, पर कनेक्शंस जो होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो इसका यूज कहां पे करते हैं रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले का? तो अनग्राउंडेड स्टार या फिर डेल्टा ट्रांसफार्मर जो होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे इसमें ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से सिटी को अरेंज कर दिया है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है ना, सेम लॉजिक है कि भाई यहाँ पे क्या फ्लो होगी, आई आर के कारण सिटी में करंट फ्लो होगी, इसमें आई वाई के कारण फ्लो होगी, इसमें आई बी के कारण फ्लो होगी, और पैरेलल में करंट क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो आई आर, आई वाई एंड आई बी तीनों का वेक्टर सम होगी। ठीक है, तो यदि बैलेंस ऑपरेटिंग कंडीशन है, कोई फॉल्ट वहां पे नहीं हुआ है, ठीक है, तो तीनों लाइन करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, तो जब तीनों लाइन करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो इन तीनों का वेक्टर सम भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वेक्टर सम 0 होगा तो रिले कॉइल से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी और रिले ऑपरेट नहीं होगी। अब यदि यहाँ पे कोई क्या होता है, अर्थ फॉल्ट हो जाता है, तो यदि अर्थ फॉल्ट होगा तो इसकी करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब इसकी करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फिर इन तीनों का वेक्टर सम अब 0 नहीं रहेगा, तो वो रिले कॉइल से फ्लो होगा और रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो बस आपको याद रखना है कि एक रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले भी होती है, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, जो किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, केवल अर्थ फॉल्ट से। इसका यूज किसमें किया जाता है, तो जहां पर अनग्राउंडेड स्टार या डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और बुकोल्स रिले तो अपन पढ़ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मर पढ़ चुके हो, बुकोल्स रिले है ना, आप नहीं पढ़े हो बुकोल्स रिले, ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक में जाना, ट्रांसफॉर्मर का वीडियो है ना, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब नोट करिए इसमें, इसमें लिखिए
इस रिले का यूज इस रिले का यूज इस रिले का यूज अनग्राउंडेड स्टार इस रिले का यूज अनग्राउंडेड स्टार या डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर को अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। यह फेस टू फेस फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। यह फेस टू फेस फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक, तो इसमें बताया था कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट है। मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू क्या है, ये अर्थ फॉल्ट है ना, अर्थ फॉल्ट तक ही ये सीमित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम क्या दे रहे हैं, इसको आर वाई बी सप्लाई दे रहे हैं और ये हमारी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 सिटीज को इस प्रकार से एक एक लाइन में कनेक्ट कर देंगे और उनकी सेकेंडरी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसकी सेकेंडरी के अक्रॉस रिले की ऑपरेटिंग कॉइल को कनेक्ट करेंगे। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जब कोई अर्थ फॉल्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी आई आर आई वाई आई वी, तो आई आर के कारण इस सिटी में आई आर होगी, आई वी के कारण इसमें और आई बी के कारण इसमें होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे किसी भी इंस्टेंट पर इन तीनों लाइन करंट का वेक्टर सम क्या होता है, 0। तो सिमिलरली सीटी करंट का वेक्टर सम भी क्या होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। तो इन तीनों का सम कहां से फ्लो होता है, इस रिले कॉइल से। ठीक है, तो इन तीनों का वेक्टर सम होता है 0। तो रिले कॉइल की करंट क्या होती है, 0। रिले कॉइल से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अब यदि यहाँ पे कोई क्या हो जाता है, अर्थ फॉल्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अर्थ फॉल्ट होने पर यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो अब तीनों करंट क्या होंगी, मिसमैच आएगा इनमें, तो इनका जो वेक्टर सम है अब वो 0 नहीं होगा, है ना, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ जाएगा। तो इनका वेक्टर सम अब 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो कहां से फ्लो होगा, रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होगा। तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो किससे प्रोटेक्शन देती है, ये केवल अर्थ फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन ये देती है। तो कहाँ यूज करते हैं, तो अनग्राउंडेड स्टार या फिर डेल्टा में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे कि वुकोल्स रिले तो आपने देख चुके हैं, वुकोल्स रिले क्या होती है ना। अब इसके बाद देखेंगे कि नॉर्मली जो ट्रांसफॉर्मर में प्रोटेक्शन देते हैं वो कौन कौन से प्रोटेक्शन यहाँ पे देते हैं। तो जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, और यहाँ पे ये प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे जो अपने घरों के पास लगा हुआ है ट्रांसफॉर्मर वो कैसा है, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। तो ये जो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है, इसकी प्राइमरी साइड में आप क्या दे लगाते हो, वहां पे डीओ लगाते हो, डीओ ड्रॉप आउट फ्यूज, है ना। तो उसमें हम डीओ का लगाते हैं, डीओ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज करते हैं हाई वोल्टेज फ्यूज फॉर अर्थ फॉल्ट एंड फेस टू फेस फॉल्ट। ठीक है, इसको ओवरलोड प्रोटेक्शन यहाँ पे हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, सब स्टेशन से हमारी लाइन आ रही है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले। या फिर यूज कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस
अर्थ फॉल्ट रिले। तो ये नॉर्मली जो है यूज करते हैं अबव 500 kV। ठीक है, तो 500 kVA से ज्यादा के लिए इसका यूज करते हैं। ये स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। दूसरे होते हैं ट्रांसफॉर्मर अबव 500 kVA। तो इनमें हम यूज कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, और यूज कर सकते हैं बुकोज रिले। ठीक है, तो बुकोज रिले किसमें यूज करते हैं? जो 500 kVA या हायर रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखवा चुके हैं ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर 2 MVA एंड अबव रेटिंग। अब ये ट्रांसफॉर्मर 2 MVA या उससे ज्यादा रेटिंग के होते हैं तो यही प्रोटेक्शन रहेंगे, बस इसमें एक एडिशनल कर देंगे, क्या? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिफरेंशियल मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, बाकी सेम रहेंगे। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट, बुकोज रिले। तो ये प्रोटेक्शन यहाँ पे होते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ओके, नोट कर लिए सब। तो सब में सेम है ना? जैसे कि हम देखेंगे हमारे घर के पास में जो होता है स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप अपने घर के पास में देख लीजिए ट्रांसफॉर्मर में क्या लगा होता है। ठीक है, डीओ लगा होता है प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में क्या होते हैं? वो कटआउट्स जिसको बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था रिवायरेबल फ्यूज, है ना? ग्रिप बोलते हैं, कटआउट बोलते हैं, वो लगा होता है। तो हमको ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्शन देना है तो हम कहाँ देंगे? प्राइमरी साइड में, है ना? प्राइमरी साइड में लगाएंगे। तो नॉर्मली डीओ लगा होता है तो उसी को बोल रहा है हाई वोल्टेज फ्यूज, वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो है हर जगह यूज नहीं करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, उन इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर में हम क्या कर सकते हैं कि जो ओवर करंट रिले है और इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट रिले है, इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या यूज करते हैं? फ्यूज ही बस यूज करते हैं। ठीक है, अब यदि ट्रांसफॉर्मर 500 kVA या इससे ज्यादा का है, या बोल सकते हो 500 kVA से कहां तक है वो? 2 MVA, तो उस समय रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले यूज कर सकते हैं जो हमने अभी पढ़ी। ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो, और बुकोज रिले तो यूज करते हैं। तो बुकोज रिले किसमें यूज करते हैं? जो ट्रांसफॉर्मर 500 kVA या हायर रेटिंग के होते हैं, तो उनमें बुकोज रिले स्टार्ट हो जाती है। तो सेम प्रोटेक्शन यहाँ भी यूज करेंगे 2 MVA में भी, बस एक एडिशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुकोज रिले किसमें यूज करते हैं? 500 kVA या हायर रेटिंग के लिए बुकोज रिले। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन किसमें यूज करते हैं? तो 2 MVA या हायर रेटिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें एक नोट में लिख लीजिए 2 MVA एंड हायर रेटिंग, 2 MVA एंड हायर रेटिंग ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंशियल मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। डिफरेंशियल मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का यूज करते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे बस बार। तो जो बस बार होती है, ठीक है, ये बस बार किसको बोलते हैं, सबको पता है ना। बस बार किससे किसको बोलते हैं, जिससे नंबर ऑफ क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, और उसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बस बार क्या होती है, एक थिक कंडक्टर होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, और जिससे इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन को कनेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पे बस बार बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बस बार किस मटेरियल की बनाई जाती है, तो ऑप्शन देगा एल्यूमिनियम है, कॉपर है ना। तो किसकी बनाते हैं, एल्यूमिनियम की बनाते हैं। बात समझ में आई। तो यदि पूछेगा बस बार किस मटेरियल की बनाई जाती है, तो बस बार किसकी बनाएंगे, एल्यूमिनियम की बनाएंगे। तो एल्यूमिनियम की बनाने का कारण क्या है कि एल्यूमिनियम का जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक्सीलेंट है ना। जैसे कि कॉपर का यूज करोगे तो कॉपर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर खराब हो जाता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम में जल्दी से वहां पे कोरोजन नहीं होता है। तो कोरोजन रेजिस्टेंस एक्सीलेंट होता है, इसलिए हम किसका यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट भी क्या होती है एल्यूमिनियम की, लो होती है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम है, यदि देखें कि इसके साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन हम जो यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पर देखेंगे, यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पे देखेंगे, तो वहां पर जो एल्यूमिनियम होता है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, यदि हम देखेंगे वेट पर यूनिट के बेसिस में, यदि हम 1 किलो कॉपर लेंगे और 1 किलो एल्यूमिनियम लोगे, तो एल्यूमिनियम आपको ज्यादा वॉल्यूम में आएगा, ठीक है। तो उस समय हम देखेंगे कि वॉल्यूम के बेसिस पर एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो इसलिए किसका यूज करते हैं, बस बार बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो बस बार जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इस प्रकार की फ्लैट एल्यूमिनियम की स्ट्रिप होती हैं, पट्टियां होती हैं ये। तो इस प्रकार से ये ऐसी स्ट्रिप होती है, फ्लैट स्ट्रिप होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। इस प्रकार से ये ऐसा स्ट्रिप होती है, ठीक है। तो ये इसकी इस प्रकार से ये डायमेंशन हो जाएगी, जो इसके क्या शो करेगी, एरिया को शो करेगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो बस बार जो होती है इनकी लेंथ कितनी हो सकती है, 6 to 7 मीटर तक इनकी क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है, उतनी लंबी बस बार यहाँ पे हो सकती हैं। तो नॉर्मली बस बार की जो लेंथ है वो 5 to 6 मीटर, कितनी है, 5 to 6 मीटर। जैसे कि वायरिंग करने के लिए हम पाइप मार्केट से खरीद के लाते हैं ना, तो मार्केट से पाइप खरीद के लाते हैं, तो ये पाइप की लेंथ कितनी होती है, 3 मीटर, है ना। उसके हिसाब से हम कटिंग करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो बस बार का सिंगल पीस है उसकी लेंथ कितनी होती है, 5 to 6 मीटर होती है। अब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको कटिंग करके जितना रिक्वायर है उसके हिसाब से यूज कर सकते हो। बट सिंगल यूनिट की लेंथ कितनी होगी बस बार की, 5 to 6 मीटर होगी। अब इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो अलग अलग डायमेंशन में आती हैं, मतलब अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया में ये यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो इसमें नोट करिएगा बस बार में, इसमें लिखिए बस बार एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं, बस बार एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं, क्योंकि कॉपर के कंपैरिजन में क्योंकि कॉपर के कंपैरिजन में इसकी निम्न एडवांटेज होती हैं। फर्स्ट देखिए, हायर कंडक्टिविटी, हायर कंडक्टिविटी ऑन वेट बेसिस,
हायर कंडक्टिविटी ऑन वेट बेसिस, तो भार के अनुसार इसकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी, कॉपर से ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट की लो कॉस्ट फॉर इक्वल करंट कैरिंग कैपेसिटी, लो कॉस्ट फॉर इक्वल करंट कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस, एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस, तो कोरोजन रेजिस्टेंस भी इसका एक्सीलेंट होता है। ईज ऑफ, ईज EASY, ईज EASY, ईज ऑफ फॉर्मेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी यानी उसको बनाना आसान होता है। तो ईज ऑफ क्या होता है, फॉर्मेबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये सब इसकी क्या होती हैं, यहाँ पे एडवांटेज होती हैं। अब जो ये बस बार हैं, इनकी लेंथ लिख लीजिए और इनकी डायमेंशन, एक नॉलेज के लिए। ठीक है, तो उसमें देख सकिएगा बस बार की लेंथ 5 to 6 मीटर होती है। इसका क्रॉस सेक्शन 40 into 4 mm, ठीक है, कितना हो जाएगा 160 mm स्क्वायर, 40 into 5 mm, 50 into 5, 50 into 6, 60 into 8, 80 into 8, 100 into 10। तो ये इसकी डायमेंशन है। 40 बाई 4 की है, 40 बाई 5 की है, 50 बाई 5 है, 50 बाई 6 है, 60 बाई 8 है, 80 बाई 8 है और 100 बाई 10। तो ये इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे होता है। ये एक नॉलेज के लिए है ना, ऐसे एकदम 100% उसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। इसके बाद में देखेंगे कि जो बस बार होती हैं इनके अरेंजमेंट, बस बार को डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। तो बस बार अरेंजमेंट, ठीक, तो यहां पे देखेंगे जो बस बार अरेंजमेंट है इसमें होती है सिंगल बस बार अरेंजमेंट। तो सिंगल बस बार अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे केवल एक सिंगल बस बार का यूज करेंगे। जैसे कि ये हमारा कोई जनरेटिंग स्टेशन होगा इस प्रकार से, और ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, और ये यहाँ पे है आइसोलेटर। ठीक है, ये हमारी क्या है यहाँ पे बस बार है। और इससे हमारी क्या है, आउटगोइंग लाइन जा रही है, ये आउटगोइंग लाइन। तो जो आउटगोइंग लाइन है यहाँ पे यूज किए हैं।
ठीक है, तो ये तो सबको पता है क्या है, ये आइसो है, आइसोलेटर, ये भी आइसो है, पीसीबी है, और ये ट्रांसफॉर्मर। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है जिसमें केवल हम एक बस बार का यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बस बार अरेंजमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल बस बार अरेंजमेंट होता है ये कैसा होता है, सिंपल एंड क्या होता है, चीप होता है ना, इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। तो इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसको हम स्मॉल सब स्टेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें जो सप्लाई के कंटिन्यूटी की रिलायबिलिटी क्या होती है, कम होती है। यदि हमारी बस बार में कोई फॉल्ट आ जाएगा तो हमारी सप्लाई क्या होगी, इंटरप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज हम सब जगह नहीं करेंगे, स्मॉल सब स्टेशन में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एंड क्या होती है, ये चीप होती है, सस्ता अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक होलो बस बार का भी यूज करते हैं। होलो बस बार का यूज काय के लिए करते हैं, स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, है कि नहीं। स्किन इफेक्ट के कारण करंट कहां से फ्लो नहीं होती है, सेंटर ऑफ कंडक्टर से, तो बस बार के सेंटर से भी फ्लो नहीं होती है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं वहां पे, होलो बस बार। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए। इसमें लिखिए, इसमें ओनली वन बस बार, इसमें ओनली वन बस बार का यूज करते हैं। यह सिंपल एंड चीप, सस्ता, यह सिंपल एंड चीप, सस्ता अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इसकी ड्रॉबैक यह होती है कि इसमें पावर के कंटिन्यूटी की रिलायबिलिटी, पावर के कंटिन्यूटी की रिलायबिलिटी लीस्ट होती है, कम होती है। ठीक, नेक्स्ट के पैराग्राफ चेंज करके, इसका यूज स्मॉल सब स्टेशन, पावर स्टेशन, स्मॉल सब स्टेशन, पावर स्टेशन एंड स्विच बोर्ड आदि में करते हैं। इसके में याद में सिंगल बस बार अरेंजमेंट विद बस सेक्शनलाइजर।
हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंगल बस बार अरेंजमेंट था उसके साथ में क्या डिफिकल्टी थी कि यदि हमारा बस बार में कोई फॉल्ट आ जाएगा या बस बार में हमको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा तो पूरे सिस्टम को हमको क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सिस्टम वहां पे बंद हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस बार को सेक्शनलाइज कर सकते हैं। बस बार को दो या अधिक भाग में आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करके बस बार के मध्य में क्या कर सकते हो, वहां पे सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि लार्ज जनरेटिंग स्टेशन होते हैं जिसमें क्या होती है, नंबर ऑफ क्या होती हैं, जनरेटिंग यूनिट्स होती हैं। अब हमको यदि जनरेटिंग यूनिट्स जो है इस बस बार से कनेक्ट है वो, और हमको यदि मेंटेनेंस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको शट डाउन कर देंगे और ये क्या रहेगा, यहाँ पे ऑन रहेगा, इससे पावर कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ऐसे प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पे सेक्शनलाइजिंग बस बार को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बस एडिशनल कॉस्ट किसकी होती है, हमारे सर्किट ब्रेकर की होती है। तो सर्किट ब्रेकर की बस एक एडिशनल कॉस्ट होगी, बट सिस्टम की कंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं हम वहां पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिए इस अरेंजमेंट में सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर की हेल्प से बस बार को सेक्शनलाइज करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं दो भागों में। बस बार को सेक्शनलाइज करते हैं, इससे मेंटेनेंस एंड रिपेयर मेंटेनेंस रिपेयर एंड फॉल्ट की कंडीशन में एंटायर सिस्टम को, पूरे सिस्टम को शट डाउन नहीं करना पड़ता है। एंटायर सिस्टम को, पूरे सिस्टम को शट डाउन नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट के इसका यूज लार्ज जनरेटिंग स्टेशन में करते हैं। ठीक, इसके बाद में यहां पे होता है मेन एंड ट्रांसफर बस अरेंजमेंट।
ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बस कपलर। तो आपको याद रखना है कि बस कपलर का यूज हम किसमें करते हैं, मेन एंड ट्रांसफर बस अरेंजमेंट में करते हैं। और बस कपलर कैसे कंसिस्ट होता है, तो बस कपलर टू सीरीज आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर का क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन होता है ना। तो ये याद रखना है, ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है बस कपलर। ठीक है, तो जहां पे अपने को सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होनी चाहिए, हायर, वहां पर इसका यूज करेंगे। तो एक क्या होगी, मेन बस, और दूसरी क्या होगी, ट्रांसफर बस होगी। इस प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये यहाँ पे मेन बस से कनेक्ट है और ये यहाँ पे ट्रांसफर बस से कनेक्ट है। ठीक है, ये कनेक्शन टेपिंग लिए हैं यहाँ पे मेन बस से और यहाँ पे लिए हैं ये ट्रांसफर बस से। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, तो नॉर्मल कंडीशन में मेन बस ऑपरेट कर रही होगी, है ना। मेन बस ये क्लोज होगा, ये आइसोलेटर, और सप्लाई जो है वो यहाँ से मेन बस के थ्रू हमारी सप्लाई जारी होगी। अब हमको क्या करना है, मेन बस में कुछ मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क करना है और हमको सिस्टम को शट डाउन भी नहीं होने देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस कपलर का यूज करेंगे और एक ट्रांसफर बस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आइसोलेटर को क्लोज करेंगे। बस कपलर के आइसोलेटर को क्या करोगे, क्लोज। ठीक है, उसको क्लोज करने के बाद में सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करोगे। ठीक है, अब जब हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, इक्वल, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएगी। अब जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएगी तो उसके बाद में हम इन आइसोलेटर को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कोई स्पार्किंग प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है ये, अब बस कपलर का जो ब्रेकर है, इस बस कपलर के ब्रेकर को क्या करेंगे, हम ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, इसको ऑपरेट करने पर, इसको ऑपरेट करने पर, ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन अब क्या हो जाएगी, और ये लाइन दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, नहीं, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, उसके बाद में, अभी नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन आइसोलेट सबसे पहले हमने क्या किया, इन आइसोलेटर को क्लोज किया, है ना। इन आइसोलेटर को क्लोज करने के बाद में सर्किट ब्रेकर को क्या किया, कनेक्ट किया। तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। और हमने इस ट्रांसफर बस के आइसोलेटर को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जो ये मेन बस है इसके आइसोलेटर को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। मेन बस के आइसोलेटर को ओपन करेंगे क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम। तो कोई स्पार्किंग अभी प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं होगी। तो मेन बस के आइसोलेटर को ओपन करेंगे। अब उसके बाद में हम इस सर्किट ब्रेकर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के बाद में इन आइसोलेटर्स को क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओपन कर देंगे। तो आइसोलेटर को ओपन कर देंगे तो अब यहाँ से जो पावर है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगी, तो ये ट्रांसफर बस के थ्रू ट्रांसफर होगी और मेन बस अब क्या होगी, आइसोलेट हो जाएगी। तो जो भी मेंटेनेंस रिपेयर करना है वो हम किस में कर सकते हैं, मेन बस में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा। उसमें लिखिए पावर के, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई की कंटिन्यूटी को इंक्रीज करने के लिए इस अरेंजमेंट का यूज करते हैं।
हाईली इंटरकनेक्टेड पावर नेटवर्क में, हाईली इंटरकनेक्टेड पावर नेटवर्क में इस अरेंजमेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसमें बस कपलर का यूज पावर को वन बस बार टू अदर बस बार में चेंज ओवर करने के लिए यूज करते हैं, में चेंज ओवर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट के बस कपलर is consist of bus coupler is consist of a circuit breaker and isolating switches. On the main close isolator on the main bulb. Isolator on the main bus. Open isolator on the main bus. ठीक है, चलो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में।